बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फैडल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द होल बुक। ठीक है, अब एमसीक्यूज में फुल मार्क्स लेने के लिए उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ज़रूर करने हैं। और पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव्स आपको easycam4u.com वेबसाइट पे तमाम के तमाम क्विज अवेलेबल है। आप जब easycam4u.com वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको FBIC ऑब्जेक्टिव का टैब नज़र आता है। ठीक है, और उसमें आप यहाँ पर जाके 10th केमिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव्स को जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ईयर वाइज आपको नज़र आ रहा है कि तमाम के तमाम जो पास्ट पेपर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अपलोडेड हैं। अब बहुत से टॉपिक्स आपके और जो प्रीवियस सिलेबस था उनके सेम हैं, जस्ट लाइक द आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक। बहुत से स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है और उनके ऑर्गेनिक के पोर्शन के जो है वो एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने पास्ट पेपर्स जो फेडरल बोर्ड के ज़रूर जो है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं क्विज, ताकि आपको पता चले कि फेडरल बोर्ड जो है वो किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो बनाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो चलें स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स द मेडिसिन रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या था? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं, या फिर हम डिफरेंट मेटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आप कह लें एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की। तो हमने यहाँ पर वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये भी इसकी एग्जांपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील, ये भी ठीक है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इज सॉल्युबल इन वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल बना हुआ है, और इससे आप बहुत इजीली, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है, आपके चैप्टर 6 में से आया हुआ है, सॉल्ट्स वाले चैप्टर में से, ठीक है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यानी कैटाइंस के लिहाज से सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, ठीक है, इसका बताया हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम के जो सॉल्ट्स हैं वो सब के सब सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सब के सब जो है वो एनाइंस हैं, जैसे कि नाइट्रेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है एंड सल्फेट है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इन सब में भी जैसे कि नाइट्रेट्स आर ऑल सॉल्युबल, ठीक है, क्लोराइड्स आर मोस्ट आर सॉल्युबल, लेकिन अब उसमें लेड एंड सिल्वर के क्लोराइड्स इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, और उसके अलावा कार्बोनेट्स मोस्ट आर इनसॉल्युबल। अब कार्बोनेट्स का सिर्फ आपने याद रखना है कि इसके सॉल्ट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अब हमने जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में बोल दिया था कि सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम के सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल होंगे। तो अगर वो सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम कार्बोनेट्स होंगे तो वो सॉल्युबल होंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई होगी मेटल जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम तो वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। और सल्फेट्स मोस्ट आर सॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट लेड, बेरियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास कार्बोनेट्स जो हैं वो मोस्टली जो होंगे इनसॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट इन तीनों के। ठीक है, और उसके अलावा सिर्फ ये कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर, लेड, ठीक है, बेरियम एंड कैल्शियम के सल्फेट्स, इनके सल्फेट्स, ठीक है, और इनके क्लोराइड्स, ये आपके पास सिर्फ इनसॉल्युबल है, बस इनको याद रखना है, बाकी सब सॉल्युबल हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सोडियम के हमने पढ़ा है कि सोडियम के जो है वो सब सॉल्युबल होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देखें यहाँ पर सिल्वर मेटल है, यहाँ पर लेड है, तो इसके जो है वो आप कह लें सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 6 में आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स पढ़ा था, ठीक है। तो आपने 3 तरीक़ों से ये प्रिपेयर किए थे, एक एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एसिड एंड बेस, ये देखें बेस आपके पास यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है, इनसॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड है आपने एसिड को जो है वो एक्सेस मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, लेकिन यहाँ पर आपके पास ना बुक में मिस्टेक है, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन आपने यहाँ पे कट कर देना है। और लास्ट में आपके पास मेथड था कि आपने एसिड को इनसॉल्युबल बेस के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनसॉल्युबल बेस आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट बना देगा, साथ वाटर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चला जो थर्ड मेथड था कि जब एसिड रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्हाट इज द सैम्पल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने ये भी देख लेना है कि जब हम सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे होते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो उसमें सिर्फ ये वाला जो स्टेप है ना, सेकंड स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, सिर्फ ये ही रिवर्सेबल है, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप में भी सल्फर सॉलिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये रिवर्सेबल है। दैट्स वाई इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एग्जैक्टली 2 atm का प्रेशर, ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है तो उसको डायरेक्टली वाटर में ऐड नहीं किया जाता, बल्कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाया जाता है और ओलियम को देन डाइल्यूट किया जाता है अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट जो है वो दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंस टू द आयंस इन अ सॉल्ट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम सॉल्ट को, ठीक है, सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो उसके जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और मोबाइल हो जाते हैं, ठीक है, दे बिकम मोबाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ ईच मोल ऑफ मीथेन। अब इक्वेशन हमें मोलर रेशियोज बता रही है कि 1 मोल ऑफ मीथेन अगर जो है वो उसकी कंबस्शन हो रही है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो हमें मोल्स की फॉर्म में बता रहा है, हमने मास फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है हम देख लेते हैं। कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, और 16 3 ज़ा सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिखना था, कार्बन 3 लिख दिया, कार्बोनेट बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 16 2 ज़ा 32 प्लस 12, ठीक है, तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। सो द करेक्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 44 ग्राम। अब आपके एग्जाम्स में इसको SLO बेस्ड करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता है कि आपसे 2 मोल्स ऑफ मीथेन का पूछ लें, 3 मोल्स ऑफ मीथेन का पूछ लें, तो उसी लिहाज से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एथेनॉल कंबस्शन प्राइमरीली प्रोड्यूसेस। तो कंबस्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एथेनॉल की कंबस्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वोल्टेज डाटा शोज मेटल ए हैज़ अ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन मेटल बी, ठीक है, यानी एक मेटल ए है और एक मेटल बी है, ठीक है, इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेटल ए का हाई है, ठीक है, और इसका लो है। तो देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो जिसका आपके लिए रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से गेन करना चाहेगी, वो मेटल गेन करना चाहेगी। लेकिन आपको पता है ना कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करती। मेटल्स को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो कि ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, वो मोर रिएक्टिव भी होती हैं, और आप कह लें हम उसको कह सकते हैं कि वो अच्छी मेटल है, ठीक है। यानी मेटल ने ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा तो वो गुड मेटल होगी, एक्टिव मेटल होगी, और उसमें फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, ठीक है।
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें इसका क्या आंसर होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। तो बी जो है वो रिएक्टिव मेटल होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेटल बी इज मोर रिएक्टिव देन मेटल ए। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 के एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज। इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग से डिफरेंट है बिकॉज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इवेपोरेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेल्सन सेल। अब आप यहाँ पर अपनी बुक में देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो जहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में आपको एग्जांपल करवाई गई है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये इसको हमने डाउन सेल का नाम दिया है। ठीक है, और अगेन इससे आगे जो है अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होगा ब्राइन का, ठीक है, लाइक सोडियम क्लोराइड का ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, तो अगर उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसको हम नेल्सन सेल कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस इज द नेल्सन सेल। तो अगर हम नेल्सन सेल को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl के लिए है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन के मुकाबले में कंसनट्रेटेड की बात करते हैं, ठीक है, और अब हम उसमें कंसनट्रेटेड NaCl ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये भी सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब इसमें वाटर भी है लेकिन NaCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो NaCl से हमारे पास क्या आ रहा है, सोडियम आइंस आ रहे हैं और क्लोराइड आइंस आ रहे हैं, और वाटर से हमारे पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आइंस आ रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आइन आ रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि ये कंसनट्रेटेड है तो अब हमने इसको जो है वो अंडरलाइन कर देना है, दोनों एन आइंस में से एक एन आइन को अंडरलाइन कर लेना है जो कि हायर कंसनट्रेशन पे है, और इसी ने ही अब जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाना है। ठीक है, एनोड पर जो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर क्लोराइड ने ही जाना है। ठीक है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि किसकी पावर ज़्यादा है ऑक्सीडेशन करने की, किसकी कम है। ठीक है, वैसे अगर पावर के लिहाज से देखें तो OH की जो ऑक्सीडेशन पावर है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, इन सब में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके मुकाबले में अगर OH आइंस प्रेजेंट है तो उन्होंने ही जाना चाहिए, उनको ही जाना चाहिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में एन आइंस जिनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो जीत जाते हैं ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से, और अब ये जाएंगे, ठीक है, और ये जाके ऑक्सीडेशन शो करेंगे, और जो है देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज किए और क्लोरीन गैस बना दी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ पे क्या हो रहा है, दूसरी तरफ में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एंड सोडियम में से कौन जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव आइंस में कंसंट्रेशन की गेम नहीं चलती, यहाँ पर हमने इनकी पावर ही चेक करनी होती है कि किसकी जो है वो रिडक्शन पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारी मेटल्स जो हैं वो इससे ऊपर होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, और हाइड्रोजन से नीचे जो है वो होगी आपके पास सिल्वर हो सकती है, मरकरी हो सकती है, कॉपर हो सकती है। ठीक है, ये मेटल्स होती है, बस आपने इनको याद रखना, बेशक इन 3 को याद रख लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब भी आपने हाइड्रोजन का कंपैरिजन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह के साथ करना है, ठीक है, तो उसमें जो जितना भी डाउन द ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसकी रिडक्शन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये मेटल्स ऊपर हैं, सोडियम मेटल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे। ठीक है, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उस पर हाइड्रोजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें पता चला नेल्सन सेल में एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनोड पर जो है वो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली स्लो।
ठीक है, क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब तक हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे रिएक्शन ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई ऐसे रिएक्शंस जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो वो यूजुअली स्लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच आयन इज कॉमनली फाउंड इन इनसॉल्युबल नाइट्रेट्स। इनसॉल्युबल नाइट्रेट्स में कौन होगा? ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा रॉन्ग है ना, इसका तो ऊपर भी लिखा हुआ है विच आयन इज कॉमनली फाउंड इन सॉल्युबल नाइट्रेट्स। अब सॉल्युबल नाइट्रेट्स में इनको हमें फिर कोई मेटल्स देनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास बल्कि एक पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो अमोनियम होना चाहिए, क्योंकि अमोनियम वैसे भी नाइट्रेट्स भी सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, और सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम भी उसके भी सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो अगर सॉल्युबल नाइट्रेट्स हैं तो उसमें अगर अमोनियम आइन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो सॉल्युबल ही होगा। बाकी तो ये सब इन्होंने नेगेटिव दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसकी की मैं आपको बताऊं तो इसमें उन्होंने क्लोराइड लिखा हुआ था, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट स्टेट आर सॉल्ट्स जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब जो है वो सॉल्ट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? ठीक है, तो सॉलिड, गैस या पाउडर्ड नहीं, बल्कि मोल्टन फॉर्म में। And the sixth question is, which catalyst is used in the contact process for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide? तो यहाँ पर हमारे पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है। ठीक है, तो वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है? वैसे जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स यहाँ पर हैं और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है टू मेक द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड देन उसके बाद जो है वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो कैटलिस्ट है इट प्रोवाइड्स अनदर पाथ इन विच देयर इज़ अ लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा by providing an alternative pathway with the low activation energy. Next is question number 8, which of the following methods is used to prepare a salt by titration? तो बेसिकली टाइट्रेशन में हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सॉल्ट एंड बेस। ठीक है, तो सॉल्युबल बेस इज अल्कली। नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो अब हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमें रिक्वायर हैं 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन की कंप्लीट कंबशन के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इन्होंने ठीक बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है या नहीं। C4H10 के लिए जितने कार्बन होंगे उतने ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने चाहिए, तो 4 2 8। ठीक है, ये ठीक है। और उसके बाद जितने हाइड्रोजन हैं 10 2 20 हाइड्रोजन है, तो 10 वाटर बनने चाहिए। ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट में जो है वो देख लेते हैं, 8 2 16 ऑक्सीजन इधर है और 10 ऑक्सीजन इधर है, 26 है ना, तो 13 2 26, तो यहाँ पर 26 जो है वो हमारे पास पूरे हैं, यानी ये बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। और ये बैलेंस इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है 2 मोल्स के लिए। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन की कंबस्शन के लिए लिखी हुई है, और उन्होंने आपसे 2 मोल्स का ही पूछा हुआ है। वैसे तो इस तरह होता नहीं है, मतलब लाइक इक्वेशन 2 मोल्स की दी हुई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4 मोल का पूछा जाता है, लेकिन इसमें तो कुछ भी लाइक ना कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं। 2 मोल्स था, उसके लिए 13 मोल्स हैं, तो बी पे क्लिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ठीक है, B is the correct option. Next है which process requires the high pressure and temperature for the ethanol production. तो अगर आप यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 10 में हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ये तो बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर और मस्ट इसको आपने प्रिपेयर करना है, 1.5 पेज का है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल के 2 मेथड्स आपने पढ़े, इनका कंपैरिजन भी आ सकता है, इक्वेशंस लिखनी भी आ सकती हैं। एक है फर्मेंटेशन के थ्रू ग्लूकोज की फर्मेंटेशन हो रही है, और इसमें आपने क्या करना है, व्हेन एक्वस ग्लूकोज इज मिक्सड विद यीस्ट एंड लेफ्ट फॉर सेवरल डेज एट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब आपने यहाँ पर देखा कि टेम्परेचर तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही हाई है, लेकिन अगर आप देखें कैटलिस्ट यानी यहाँ पर
फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और 6 atm प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रेशन हो रही है, उसके थ्रू एथेनॉल प्रिपेयर किया जा रहा है, और इसमें हम इथीन की हाइड्रेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि विच प्रोसेस रिक्वायर्स अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, कैटालिटिक हाइड्रेशन, ठीक है, जिसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए एंड 6 atm प्रेशर चाहिए। गैल्वेनाइजिंग इज, तो यहाँ पर हम जो जिंक की कोटिंग करते हैं उस प्रोसेस को स्पेशली जो है वो गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3, और यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन number 1. According to the kinetic particle theory, the pressure of a gas increases when temperature increases, ठीक है। यानी अगर हमारे पास क्लोज्ड जो है वो कंटेनर है, और प्रेशर ऑफ अ गैस कब इंक्रीज होगा, जब हम बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर हाई करेंगे और अंदर जो है वो उनके पास पार्टिकल्स पास एनर्जी आएगी, वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलाइड करेंगे, तो जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में क्या ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि डैनियल सेल है क्या। तो गैल्वेनिक सेल जो बेसिकली जनरल टर्म यूज़ होती है, ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसकी ही एग्जांपल हमारे पास डैनियल एंड वोल्टेइक सेल्स हैं, ठीक है। और डैनियल सेल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है, ठीक है, और जिसमें हमारे पास जिंक एज अ एनोड एंड कॉपर एज अ कैथोड यूज़ हो रहा है। और बेसिकली जो है वो गैल्वेनिक सेल जब डिज़ाइन किया गया, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे कि यहाँ पर आपको नाम आ रहा है वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, तो ये साइंटिस्ट के नाम पर है। जैसे गैल्वेनिक सेल है, लुइजी गैल्वेनी ने इसको स्टार्ट में जो है वो डिज़ाइन किया था, और फिर जब जो है वो हम जो डैनियल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने जो जब जिंक और कॉपर पे काम किया था, ठीक है, जिंक और कॉपर पे काम किया था, तो वो उसने उस अपने सेल का नाम जो है वो डैनियल सेल रख दिया। इसी तरह वोल्टेइक सेल एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम से जो है वो उसका नाम रखा गया। अब डैनियल सेल में क्या है, कौन सा जो है वो नॉट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डैनियल सेल। हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट्स एज अ कैथोड, ठीक है। और अब एक्टिव मेटल तो कैथोड एक्ट नहीं करती ना, एक्टिव मेटल एनोड एक्ट करती है, और लेस एक्टिव मेटल जो है वो कैथोड एक्ट करती है। तो ये इसके बारे में जो है वो नॉट ट्रू है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो बढ़ जाए। इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए जब वो कोलाइड कर रहे हों, और फिर ही वो प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये नहीं होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं कि 15 किलो जॉल्स है, ठीक, किलो जॉल्स पर मोल है, ठीक है, लाइक मतलब वैसे ही हमने कोई एक अमाउंट रख दी, ठीक है। अब हर पार्टिकल जो है वो जो कोलाइड कर रहा है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पहले अगर एक या 2 पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी थी, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है कि 10 पार्टिकल्स के सब की एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आ गई, और वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि रिएक्शन का रेट तो फास्टर हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होगी, ठीक है। और जब हम कैटलिस्ट जो है वो ऐड करते हैं, तो कैटलिस्ट जो है वो हमें एक अनदर पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो पाथ ही डिफरेंट होता है, ठीक है। कैटलिस्ट ज़रूर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज, यानी इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसके ऊपर यानी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब बेस जो है वो कौन सा लाइक आयन प्रोवाइड कर रहा है सॉल्ट बनाने के लिए। बेस हमारे पास क्या होगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो वहाँ से सॉल्ट में पॉजिटिव आयन जा रहा है ना, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स।
सॉल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट टेम्परेचर इज द हैबर प्रोसेस टिपिकली कंडक्टेड? हैबर्स प्रोसेस जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए है इंडस्ट्रियल लेवल पे, और हैबर्स प्रोसेस अमोनिया के लिए। तो अमोनिया के लिए हम जो है वो कौन सा टेम्परेचर यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसमें आयरन या मोलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, ठीक है, आपको पता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही होती है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स? तो क्लोराइड्स का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्लोराइड्स का क्या रूल था? मोस्ट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर सॉल्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्लास्क कंटेन्स 500 cm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फ्लास्क कंटेन्स, अब इसमें यानी इसमें उन्होंने हमें वॉल्यूम दे दिया है, और वॉल्यूम से हमने उसका मास फाइंड आउट करना है, और वैसे हमारे पास वॉल्यूम के साथ जो है वो मोल का रिलेशनशिप हमें पता होता है, ठीक है, यानी वॉल्यूम और मोल का रिलेशनशिप हमें पता होता है। तो हम पहले मोल फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका मास भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वैसे हमें पता है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 24 dm³ अगर हो तो वो 1 मोल उसके पास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको dm³ में कर लें, इसको 1000 से हम डिवाइड कर लें, तो ये 0.5 dm³ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 dm³ में 1000 cm³ होते हैं, 1 dm³ में 1000 cm³ होते हैं, ठीक है। तो अब 500 cm³ में हाफ dm³ हो जाएगा, ठीक है। तो अब 24 dm³ 1 मोल के बराबर होता है, तो 0.5 dm³ जो है वो किसके बराबर होगा? तो 0.5 का फाइंड आउट करने के लिए पहले हम करेंगे कि 1 डिवाइड बाई 24 इंटू 0.5, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाई 24 करते हैं, तो आंसर आ जाता है 0.208, 0.208 मोल्स आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ SO2 में कितने हैं हमारे पास? 64, ठीक है, 64 ग्राम्स होता है, तो 0.208 में कितना होगा, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 64 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1.33 ग्राम्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट? ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन करें तो ऑब्वियसली बात है कि इसने उसकी ऑक्सीडेशन ही करनी है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के थ्रू क्या उसका वो है? हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, नो। स्लो प्रोसेस है, हाँ बस स्लो प्रोसेस तो है, यही इसका डिसएडवांटेज है। और हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट, नो। यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नो, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एंड हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन अ वोल्टेइक सेल द सॉल्ट ब्रिज सर्व एज अ फंक्शन ऑफ, वो क्या करता है? मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग द आयन मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 3 मॉडल पेपर्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 4 से फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।